नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे YouTube मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, होली आ रही है, आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद। लेकिन सवाल आज का यह है कि इस होली के बाद अडानी का क्या होगा। और अगर जिक्र अडानी का है तो फिर अडानी जिनके हमसाया हैं, हमसफ़र हैं, हमराज हैं, मोदी जी का क्या होगा। अब सवाल है कि होली के बाद ऐसा होने क्या जा रहा है कि मैं अडानी की बात कर रहा हूँ। सवाल यह है कि मैं इसका जवाब तो दूंगा, खुलासा भी करूंगा। ये जो सस्पेंस है होली का, इस पर मैं आऊंगा। लेकिन कुछ बेहद ज़बरदस्त डेवलपमेंट्स हुए हैं अडानी को लेकर, और इस तरह का ये डेवलपमेंट है या इस तरह के डेवलपमेंट है कि अडानी कहीं ना कहीं गिरते जा रहे हैं। एक बार मैं इन डेवलपमेंट्स पे आता हूँ, नए खुलासों पर आता हूँ, नए शिकंजे पर आता हूँ जो अडानी की तरफ धीरे धीरे पड़ रहा है, और फिर असली सवाल पर आएंगे कि होली के बाद वाकई क्या होने जा रहा है। तो पहले वो डेवलपमेंट्स देख लेते हैं एक के बाद एक। अब दोस्तों, जब से हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई और जिस तरह के गंभीर आरोप अडानी ग्रुप पर लगे हैं, मार्केट मैनिपुलेशन के, स्टॉक में फ्रॉड करने के, स्टॉक मार्केट में, या यूं कहूं कि शेयर के भाव को जिस तिगड़म के साथ ऊपर नीचे किया गया और खरबों रुपए का खेल किया गया, जिसमें आप कह सकते हैं कि मासूम से जो इन्वेस्टर हैं, छोटे इन्वेस्टर हैं जो देश के लाखों की संख्या में, उनके साथ जो छल किया गया, उस पर जब रोशनी पड़ी तो हड़कंप मचा। और LIC और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, देश का सबसे बड़ा बैंक, देश की सबसे बड़ी बीमा एजेंसी, इन दोनों की साख पर जो बट्टा लगा और इनको जो करोड़ों अरबों रुपए का नुकसान हुआ, उसके बाद मोदी जी तो चुप हो गए। लेकिन ये जो साहब थे, जस्टिस चंद्रचूड़, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, इन्होंने जिस तरह से जांच पैनल बना दी है, और ये जो नया पैनल है जांच का, जो पूरे फ्रॉड को खंगालने जा रहा है, उससे कहीं ना कहीं मोदी जी हों, अमित शाह हों, अडानी जी हों, पूरी गुजरात लॉबी नींद तोड़ गई है। लेकिन आज उसका पहला सबूत ये देखने को मिला कि दिन भर चंद्रचूड़, जो हमारे देश के चीफ जस्टिस हैं, पंच परमेश्वर कहते हैं, लेकिन इस पंच को या सरपंच को, सबसे बड़ी अदालत के, जिस तरह से लांछन लगाया आज बीजेपी की ट्रोल आर्मी ने, दिन भर वो आरोप जो शायद कोई मजिस्ट्रेट पे ना लगाए समाज, लेकिन जितने दाग आज इन्होंने झेले हैं, जितने सवाल और तीर इन्होंने झेले, उससे एक चीज तो साफ है, बीजेपी हिली हुई है, मोदी जी हिले हुए। अब एक और डेवलपमेंट हुआ, और वो डेवलपमेंट रायपुर में हुआ, जहां राहुल गांधी ने संकल्प ले लिया कि जब तक मोदी जी अडानी पर बोलेंगे नहीं, कांग्रेस चुप रहने वाली नहीं अडानी के मामले में। और इन सब से परे हटकर ये जो साहब हैं, जुझारू मिस्टर इंडिया संजय सिंह, अब कहने को आम आदमी पार्टी के, लेकिन जितने भी पब्लिक के मुद्दे ये उठाते हैं और मोदी के सामने जिस तरह से ये संसद में बोलते हैं, इतनी हिम्मत दोस्तों कोई नहीं कर पाता। और संजय सिंह पिछले 15-20 दिनों से अडानी की सारी फाइलें खंगाल रहे थे, और उन्हें एक कोयला स्कैम मिल गया, एक नया स्कैम, और एक ऐसा स्कैम जिसमें लिखा पढ़ी में कहीं ना कहीं मोदी सरकार फंसती नजर आ रही है। एक ऐसा आउट ऑफ टर्न फेवर दिया गया अडानी को। वो जो संजय सिंह ने सबूत जुटाए, उस पर भी आज बात होगी कि ये भी एक गले की फांस है इस पूरे मामले में, मोदी जी के लिए, अडानी के लिए, सरकार की साख के लिए। जिस घोटाले में लोग जेल जा रहे थे, सजा पा रहे थे, उसमें भी मलाई दे दी मोदी जी ने अडानी को। आप ये कहना चाह रहे हैं? क्लियर कट मलाई सर, कहीं एक को सजा, सबको सजा, एक को मजा। इसीलिए तो मैं नारा लगाता हूं कि मोदी अडानी भाई भाई, देश बेच के खाई मलाई, यही तो मलाई खा रहे हैं जी। मैंने तो दिखाया सारे कागजात आपको सर। अब संजय सिंह का जिक्र इसलिए, ये नहीं कि सिर्फ ये आम आदमी पार्टी के सांसद हैं, जिक्र इसलिए क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो शख्स है, ये 56 इंच का अगर सीना नहीं रखता तो हौसला तो रखता है। और उस हौसले का पहला सबूत हमें तब देखने को मिला जब मोदी जी अडानी के सवालों पर चुप थे, तब संजय सिंह कुर्सी से उठे और मोदी के जाकर सामने खड़े हो गए, और उन्होंने भरी सदन में नारा लगा दिया कि अडानी मोदी भाई भाई, देश बेचकर खाई मलाई। अब इसके लिए हिम्मत चाहिए, और इस हिम्मत की कीमत भी अब चुकानी पड़ रही है संजय सिंह को, क्योंकि बार बार इनको तरह तरह के नोटिस दिए गए।
पूरी कोशिश है सरकार की तरफ से कि संजय सिंह इस बार संसद में बोल ना पाए। बहरहाल संजय सिंह तो खुलासा करेंगे, लेकिन मैं अपने उस सवाल पे आ रहा हूँ, होली के बाद क्या होने जा रहा है, ये आप भी जानना चाह रहा हूँ। दरअसल 8 तारीख को होली है और होली मिलन वगैरह के बाद फिर 11 तारीख को सैटरडे है, 12 तारीख को संडे है और 13 तारीख को जो मंडे है, मंडे को ही ये बवाल नया बवंडर शुरू होने जा रहा है। जी हाँ, 13 तारीख को बजट सेशन 2 स्टार्ट हो रहा है संसद में और वहीं पर कुछ बहुत ही संगीन खुलासे अडानी को लेकर किए जा रहे हैं, जो शायद हो सकता है इस बार मोदी जी की ना सिर्फ नींद उड़ाए, पैरों के नीचे जो ज़मीन है वो भी ये सवाल खिसका सकते हैं। तो उस पर हम बात करेंगे कि होली के बाद यानी 13 तारीख को अडानी के लिए आप कह सकते हैं असली तारीख शुरू हो रही है। अब होली के बाद सीधे मंडे को 13 तारीख को बजट सेशन शुरू हो रहा है और यहीं से आप कह सकते हैं कि एक पूरी तरह पिटारा मुसीबत का खुल रहा है मोदी के लिए, अडानी के लिए, सरकार के लिए। सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट का जो पैनल है जांच शुरू कर देगा। सेबी भी जांच कर रही है कि आखिर ये जो फ्रॉड हुआ है इसके पीछे कौन लोग हैं, कौन है विनोद अडानी जो गौतम अडानी के भाई हैं, क्या वाकई वो मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे थे, क्या वाकई काला धन लग रहा था अडानी की कंपनियों में जिसको डिफेंस के ठेके मोदी जी दे रहे थे या जिसको एयरपोर्ट और बंदरगाह दिए जा रहे थे। तो एक तो जांच शुरू हो रही है और वो जांच की अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ कर रहे हैं, जिनको लेकर मोदी जी थोड़ा सा असहज हैं। तो एक तो ये चीज़ शुरू हो रही है। दूसरा, पूरा विपक्ष, समूचा विपक्ष अडानी को लेकर जेपीसी की मांग कर रहा है, यानी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, यानी सारे दलों की एक जांच समिति हो जो एक पैरेलल जांच करे। एक जांच सुप्रीम कोर्ट में और एक जांच संसद के भीतर, 2 जांचें अडानी पर। तीसरी चीज़, नया कोयला घोटाला, वो घोटाला जिसका जिक्र करते करते 2014 में कोशिश करी थी कि मनमोहन सिंह की पगड़ी उछाली जाए जनता के बीच में और कहीं ना कहीं मोदी जी को कामयाबी भी मिली थी। वही कोयला स्कैम, वही कोयला घोटाला आज मोदी जी की तरफ आ रहा है और इसके सारे कागज़, नए कागज़ जो हैं वो संजय सिंह लेके आए। मैंने कहा था 15-20 दिन से लगे हुए थे। कई कागज़ हैं, आज आपको दिखाएंगे वो, कई सवाल भी मैं उनसे करूंगा, उस पर भी बात होगी, कोयला स्कैम पर भी। लेकिन कुल मिलाकर LIC, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तमाम सरकारी कंपनियां जो अडानी के चक्रव्यूह में फंस गई कहीं ना कहीं, और उधर निवेशक जिनको लगातार घाटा हो रहा है। हालांकि बीच बीच में अडानी कोशिश करते हैं बाहर से किसी कंपनी के ज़रिए कुछ पैसा डाल के शेयर के प्राइस को 1100 से 1300 ले जाते हैं, 1400 ले जाते हैं। ये सब वो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कामयाबी मिलने वाली, क्योंकि ये जो चक्रव्यूह है इसका शिकंजा कसता जा रहा है अडानी पर। अब इस चक्रव्यूह से क्या अडानी बाहर निकल पाएंगे? देश का नंबर 1 कॉरपोरेट हाउस कुछ दिनों पहले तक, क्या वो निकल पाएंगे? और अगर अडानी निकलते हैं तभी मोदी भी बेदाग बचेंगे। मुझे लगता है कि संजय सिंह से मैं कुछ सवाल करना चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि इन सवाल जवाब को आप ज़रूर सुनिए, क्योंकि इन्हीं सवाल और इन्हीं जवाबों में सारा का सारा अडानी और मोदी का खेल छुपा हुआ है। तो एक बार संजय सिंह के पास चलते हैं और फिर फाइनल कमेंट्स। पहला सवाल, मैं कोयला घोटाले पर तो आऊंगा ही संजय जी, मैं ये पूछना चाह रहा हूं आपसे कि वाकई प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह, जो गुजरात लॉबी है जिसे हम कहते हैं, मोदी और अमित शाह, वाकई ये प्रेशर में है, जबरदस्त दबाव है, क्योंकि कहीं ना कहीं तार जुड़ते चले जा रहे हैं जिससे बचना मुश्किल है। क्या पहली बार प्रधानमंत्री रॉन्ग फुट पर हैं और इसलिए आपको लगता है कि ये जो सत्र होने जा रहा है 13 तारीख से अगले हफ्ते, क्या वाकई ये बहुत हंगामी सत्र है? देखिए दीपक जी, पिछले सत्र में भी हम लोगों ने ये मुद्दा उठाया था और उसमें हमने ये कहा था कि भाई जो अडानी का घोटाला सामने आया है इस पे आप जेपीसी बनाइए। आप देखिए मोदी जी की सरकार भाग गई, उन्होंने जेपीसी नहीं बनाया। तो जेपीसी नहीं बनाया तो जांच के लिए आदेश किसने दिया? माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने। ये अपने आप में मोदी सरकार के कार्यप्रणाली पर 1000 सवाल खड़ा करता है।
भाई आपको 140 करोड़ लोगों ने भारत का प्रधानमंत्री बनाया है, आपकी जिम्मेदारी है कहीं कोई भ्रष्टाचार हो, कहीं कोई घोटाला हो, कहीं लोगों के पैसे डूब रहे हो तो आप उसकी जांच कराइए। हम यही मांग कर रहे थे कि भाई आप जेपीसी से इसकी जांच कराइए। मोदी जी चुप रहे, खामोश रहे, सरकार भाग गई जेपीसी से जांच कराने के लिए। अगर आपने कुछ गलत नहीं किया था तो आप जांच से क्यों भाग गए? फिर क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ा। सर्वोच्च जी न्यायालय ने कहा यह भारत सरकार के ऊपर जोरदार तमाचा है और यह बताता है कि नरेंद्र मोदी जी किस हद तक अपने दोस्त को बचाने के लिए तैयार है। नहीं नहीं, यानी मैं यहाँ पर एलआईसी में, एसबीआई में हजारों करोड़ लोगों का डूब रहा है, शेयर मार्केट में लाखों करोड़ रुपए लोगों का डूब गया और देश के प्रधानमंत्री खामोश है, नहीं, लेकिन चुप है, उन्होंने संजय कोई जी, कार्रवाई नहीं की। संजय जी, जो नेचर ऑफ एविडेंस, हर तरह का जो आपने सबूत इकट्ठा किए हैं पिछले 15-20 दिन के अंदर, बहुत से मैंने देखा, आप चिट्ठियां दिखा रहे थे, फाइल, पूरी फाइल बना ली आपने। क्या उस फाइल के आधार पर, क्या वो जो तथ्य आपने जुटाए हैं जिनको आप संसद में रखेंगे, आपको लगता है कि प्रधानमंत्री संकट में फंस गए हैं? नरेंद्र मोदी देखिए बहुत अभी भारी मुसीबत में फंसते हुए दिख रहे हैं आपको? देखिए अभी हिंडनबर्ग का जो है मामला, वो तो मामला है ही, उसके लिए हम लोग जेपीसी की मांग कर रहे हैं। लेकिन कल जो मैंने खुलासा किया है वो तो बहुत बड़ा खुलासा है और वो खुलासा तो ये बताता है कि किस तरह से अडानी को फायदा पहुंचाने के लिए भारत सरकार के कानूनों की धज्जियां उड़ाई गई, मोदी सरकार के कानूनों की धज्जियां उड़ाई गई, अडानी को फायदा पहुंचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश की धज्जियां उड़ाई गई। मतलब आप कल्पना कर सकते हैं कि जो कोयला घोटाला इतना चर्चा में आया, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कोल ब्लॉक्स को रद्द किया और उसके बावजूद उन्हीं शर्तों पर 2 कोयला की खदानें जो राजस्थान की सरकार को आवंटित हुई थी वो अडानी को दे दी गई, उन्हीं पुरानी शर्तों पर जिसका जी विरोध किया सुप्रीम कोर्ट ने। और मोदी जी का कानून भी कहता है कि आप उन शर्तों पे कोयले की खदान नहीं दे सकते। मैं खाली एक लाइन आपको सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की पढ़ के सुना रहा हूं। इस ऑर्डर में साफ तौर पे लिखा है कि माइनिंग ऑफ कोल, ऑल एलोकेशंस ऑफ कोल ब्लॉक्स by central government from 1993 to 2011 declared illegal and arbitrary by judgment दिनांक 25/8/2014। ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उन कोल ब्लॉक्स को जो 1993 से लेकर 2011 तक आवंटित किए गए थे, जिसमें भारी भ्रष्टाचार हो रहा था, 25 अगस्त 2014 को रद्द कर दिया, कैंसिल कर दिया। और इन कोयला खदानों में जो उसकी लिस्ट जारी की उसमें बाकायदा नाम है अडानी की 2 कोयला खदानों का, जो अडानी को मिली थी राजस्थान सरकार की कोयला खदानें। उसमें पारसा और कांटा 2 कोयला खदानें हैं। ये देखिए, उसकी भी लिस्ट मैं आपको दिखा दे रहा हूं आपके दर्शकों को। ये देखिए आप, ये एक है पारसा ईस्ट और दूसरा है कांटा बैसन। ये दोनों जी, छत्तीसगढ़ की खदानें हैं, जो राजस्थान सरकार की खदानें हैं। ये आप दोनों एकदम कैमरे के अडानी, आगे कर सकते हैं उसको। जी बिल्कुल आगे कर सकते हैं। आगे रख के आप बोल सकते हैं जी। तो ये 2 खदानें हैं, एक पारसा। संजय भाई, क्योंकि पूरे देश इस से व्यूअर्स वॉच करते हैं और हर तबके के लोग आपको देख रहे हैं इस वक्त, मैं ये जानना चाह रहा था कि संक्षेप में, बहुत सरलता के साथ, ये गड़बड़ है क्या? मैं इसको बहुत अगर आप सरलता के एकदम साथ जी हाँ, बिना बहुत तकनीकी सरलता चीजें, सरल हाँ, भाषा में समझा क्योंकि रहा हूं। जहां तक तकनीकी पहलू आपने कागज रख दिए हैं, पर्याप्त है। अब सहजता से बता दीजिए 2 मिनट में है सहजता क्या, से, फिर मैं बिल्कुल आगे बढ़ूंगा सहजता से जी। दीपक जी मैं समझा रहा हूं। राज्य सरकारों को कोयला की खदानें क्यों दी जाती हैं दीपक जी? इसलिए दी जी जाती हैं कि राज्य सरकारें सस्ते में कोयला निकालें, सस्ते में कोयले की माइनिंग करें
और कोयले का इस्तेमाल अपने राज्य के विद्युत उत्पादन के लिए, बिजली के उत्पादन के लिए उस कोयले का इस्तेमाल करें। यानी कि राज्य सरकार में जो बिजली के प्लांट हैं उसको संचालित करने के लिए, उसको चलाने के लिए केंद्र सरकार राज्य सरकारों को कोयला की खदानें देती हैं, और इसलिए देती हैं कि सस्ते में कोयला निकालिए, सस्ते में बिजली का उत्पादन कीजिए, और जब बिजली सस्ते में होगी तो जनता को सस्ते में बिजली मिलेगी। जी, इसमें क्या हुआ? अगर आपके देश के करोड़ों लोग इस कार्यक्रम को देख रहे हैं तो आप जान लीजिए कि भारत माता के पास सस्ती बिजली उपलब्ध कराने के लिए संसाधन की कमी नहीं है। भारत माता के निकम्मे पुत्र भारत के संसाधनों को लूट रहे हैं, जिसके कारण से इस देश के करोड़ों लोगों को बिजली महंगी मिल रही है। और जिस राजस्थान की मैं बात कर रहा हूं, वहां 10 रुपए यूनिट बिजली मिल रही है। अब आते हैं आगे की बात। सुप्रीम कोर्ट में क्या मामला गया था दीपक जी? सुप्रीम कोर्ट में यही मामला गया था कि भाई जो राज्य सरकारों को कोयला खदानें दी गई या कुछ प्राइवेट कंपनियों को जो कोयला खदानें दी गई, उससे उनकी संपत्ति में इजाफा हो गया, उसमें उन्होंने बैंकों से लोन उठा लिए। बहुत सारे लोगों ने कोयले की खदानें शुरू नहीं की, और जिन्होंने शुरू की उन्होंने माइनिंग एक्ट का खुला वायलेशन किया, माइनिंग के कानूनों का खुला उल्लंघन किया, ये शिकायत की गई। अब उसके आधार पर मैंने नहीं, ना आपने, कितना बड़ा कोयला घोटाला खुला था, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने उन सारे कोयला खदानों को रद्द कर दिया। वो ऑर्डर भी मैंने आपको पढ़ के सुनाया जी। उसी कोयला खदानों की सूची में जो कोयला खदानें रद्द की गई, ये 2 कोयला खदानें थी जो अडानी को राजस्थान की सरकार ने दिया था। कहां पर? छत्तीसगढ़ में। जी। सबकी कोयला खदानें रद्द हो गई, लेकिन अडानी को उन्हीं पुरानी शर्तों पर जो 2007-8 में कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया था, समझौता साइन किया गया था, वसुंधरा राजे जी के समय में जो कोयला खदानें 2 दी गई थी, उन्हीं पुरानी शर्तों पर सुप्रीम कोर्ट के रद्द करने के बावजूद नरेंद्र मोदी जी ने उन कोयला खदानों को कंटिन्यू रखा। और मैं आपको इसमें एक चीज और ऐड करना चाह रहा हूं। उस वक्त संजय जी, मैं आपको और बताऊंगा, हमारे उत्तर प्रदेश काडर के, क्योंकि आप उत्तर प्रदेश के इंचार्ज भी हैं, उत्तर प्रदेश काडर के हमारे बड़े अच्छे परिचित थे अनिल स्वरूप जी। अगर आप ये फोटो देखेंगे, अनिल स्वरूप जी ये कोल सेक्रेटरी थे, और इनको अचानक, और बहुत ईमानदार छवि के, बहुत ईमानदार छवि के अनिल स्वरूप साहब आईएएस अधिकारी थे, कोयला सचिव थे, और कोयला मंत्रालय इनसे हटा लिया गया, ये एजुकेशन में ला दिए। मैं इनसे मिलने गया था, और तब मुझे याद आ रहा, अनिल स्वरूप जी ने मुझसे कहा था कि इस वक्त मैं कुछ बोलूंगा नहीं क्योंकि प्रेशर है। लेकिन उस पूरे खेल के पीछे अडानी थे, क्योंकि जो ये नियम के बदलने की बात थी, वहां अनिल स्वरूप झुक नहीं रहते। तो ये तो कोयले की बात हो गई। नहीं, मैं इसको थोड़ा और 2 मिनट और दीजिए, बस टाइम 2 मिनट का समय और। तो सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया, लेकिन अडानी की कोयला खदानें रद्द नहीं की गई। जब सुप्रीम कोर्ट ने कोयला की खदानें रद्द की और ये कहा कि भाई आप लोगों ने माइनिंग के कानून को नहीं माना, इसलिए कोयला खदानें रद्द की जा रही है और इससे कुछ प्राइवेट कंपनियों को फायदा पहुंचाया जा रहा है, मोटे मोटे तौर पे सुप्रीम कोर्ट का ये ऑब्जर्वेशन था, इसके आधार पर उन्होंने फैसला दिया। अब खेल आगे कहां शुरू होता है? भारत की सरकार ने एक एक्ट बनाया, और उस एक्ट में, उसकी कॉपी मिल जाए तो मैं भी आपको दे देता हूं। ये एक्ट है भारत सरकार का एक्ट, नरेंद्र मोदी जी ने यह एक्ट बनाया 2015 में दीपक जी, और इस एक्ट में कुछ चीजें साफ तौर पे लिखी हुई हैं। ये जो एक्ट बनाया गया है, ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों का अनुपालन करने के लिए बनाया गया दीपक जी। जी, ये इसकी प्रस्तावना में लिखा हुआ है जी। अब इसमें खेल क्या किया गया? इसमें कहा गया भाई प्राइवेट प्लेयर्स को आप इन्वॉल्व कर सकते हैं। इस एक्ट में लिखा गया मोदी जी के द्वारा कि कोयले का जो रिजेक्ट होता है उसको कोई प्राइवेट कंपनी बेच नहीं सकती। कोयले का जो रिजेक्ट होता है वो जिस सरकार को कोयला की खदान मिलेगी उसी के इस्तेमाल में आएगा। इस कानून में लिखा है मोदी जी ने कि 74% का शेयर होल्डर सरकार होगी, यानी कि राजस्थान सरकार या पंजाब सरकार या जिस सरकार को कोयला खदान मिलेगी, और 26% का शेयर होल्डर प्राइवेट कंपनियां होंगी, यानी मालिकाना हक राज्य सरकार के पास होगा। इस पारसा और कांटा केस में क्या हुआ, यही बात कह के अपनी बात को खत्म करूंगा। मैं यहां से सवाल करना चाह रहा हूं, जो मुद्दा आपने उठाया, और
जी बोलिए। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जिस कोयला घोटाले को मोदी जी ने मुद्दा बनाया था चुनाव में, और जी हाँ। उनकी जीत में भी बड़ा वो असरदार हुआ था, और तभी उन्होंने कहा था ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। जी हाँ। जिस कोयला घोटाला में तमाम लोगों का नुकसान हुआ, उनका ब्लॉक कैंसिल हो गए, बहुत से लोग जेल चले गए, आईएएस अधिकारी जेल चले गए, तमाम बनिया और व्यापारी और उद्योगपति जेल चले गए। यानी एक तरफ जिस घोटाले में लोग जेल जा रहे थे, सजा पा रहे थे, उसमें भी मलाई दे दी मोदी जी ने अडानी को। आप ये कहना चाह रहे हैं? क्लियर कट मलाई सर, कहीं एक कुछ को आपको सजा, कहीं दूर जाने की सबको जरूरत सजा, ही एक को नहीं है। मजा। इसीलिए तो मैं नारा लगाता हूं कि मोदी अडानी भाई भाई, देश बेच के खाई मलाई, यही तो मलाई खा रहे हैं। जी मैंने तो दिखाया सारे कागजात आपको सर। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, भारत सरकार का कानून है, मोदी जी के द्वारा बनाया गया कानून है। जी संजय इस भाई, कानून में अब क्या लिखा हुआ है? ये जो If the मैं allottees process coal obtained from the coal block, then middlings, rejects, tailings, jhama, जी or any other type of coal obtained on washing, which cannot be utilized for the purpose for which the coal block has been allocated, shall be sold or disposed or by the successful allottee only the जी prior approval of the coal controller organization. जी इसमें लिखा हुआ है कि रिजेक्ट को कोल कंट्रोलर ऑर्गेनाइजेशन की अनुमति के बगैर आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, बेच नहीं सकते, सब कुछ इसमें लिखा हुआ है। जी एक्ट का हिस्सा है। संजय भाई, मैं अब असली सवाल पे आ रहा हूँ कि जो लोग जानना चाहते हैं, जो वोटर जानना चाहता है इस देश का, जो 2024 में फैसला देगा, मोदी जी को फैसला देगा, कि अब सरकारी जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी हैं अपना फैसला देगा उनको कि भाई इसको मोदी जी को वोट देना है नहीं देना है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जैसे कोयला घोटाला के आपने कागज रख दिए, हिंडनबर्ग ने कागज रखे, हिंडनबर्ग ने भी कागज रख दिए सामने। एयरपोर्ट का जो मामला है, एयरपोर्ट में भी इनको ऑब्लाइज किया गया। हमने ये भी देखा कि जिस तरह से श्रीलंका का मामला था, जिस तरह से बांग्लादेश का मामला था, मेरा सवाल ये है कि चाहे वो कोयला घोटाला हो या फिर एयरपोर्ट का मामला हो या बंदरगाह का मामला हो या फिर श्रीलंका में बांग्लादेश में बिजली के ठेके देने का मामला हो या फिर ऑस्ट्रेलिया में जो कोल माइन थी उसके लिए स्टेट बैंक पर प्रेशर कि भाई आप $1 बिलियन का लोन दीजिए अडानी को, ये जो बार बार नियम कानून परंपराएं दस्तूर सब कुछ तोड़े जा रहे थे, सारे दरवाजे खोले जा रहे थे, ये जो एहसान किया जा रहा था बार बार मोदी सरकार की तरफ से अडानी का, तो आखिर उसके पीछे मकसद क्या है? ऐसा क्यों मोदी जी पीछे क्यों जा रहे थे? मैं ये जानना चाह रहा हूं कि जनता ये जानना चाह रही है, क्योंकि आप इस पर रिसर्च कर रहे हैं। मैं इसका जवाब आपको दूं उससे पहले ये पूरा चैप्टर मुझे 2 मिनट और टाइम दीजिए, मैं खत्म कर लूं। मैंने आपको समझा दिया कि किस तरीके से ये नियम है कि कोयला खदानें आप किसी को प्राइवेट कंपनी को नहीं दे सकते या कोल रिजेक्ट के नाम पे बेईमानी नहीं हो सकती। जो राजस्थान सरकार के साथ लगभग 1 लाख करोड़ रुपए का कोयला घोटाला किया गया है, ये अडानी के द्वारा मोदी जी की कृपा से, ये समझ लीजिए, आपके दर्शकों को समझना जरूरी है। 1000 मिलियन टन कोयला निकालने के लिए इन दोनों माइनिंग से मोदी को छूट, इनको अडानी को छूट दी गई है। 1000 मिलियन टन। उसमें बड़ी चालाकी से राजस्थान सरकार के साथ समझौता किया गया कि 29% तक का रिजेक्ट अडानी बेच सकता है, अडानी उठा सकता है। सुनते जाइएगा, रिजेक्ट में जी जी सुन रहा हूं। और रिजेक्ट निर्धारण करने की क्या प्रक्रिया बनाई गई? कहा गया कि 4000 किलो कैलोरी से कम का जो कोयला होगा वो रिजेक्ट माना जाएगा। अब मजेदार बात यह है कि 3000 किलो कैलोरी का भी कोयला कोल इंडिया बेचता है, 2300 किलो कैलोरी तक का कोयला कोल इंडिया बेचता है। लेकिन अडानी के केस में उसको फायदा पहुंचाने के लिए क्या कहा गया कि 4000 किलो कैलोरी से नीचे का कोयला रिजेक्ट माना जाएगा। अब यहां से खेल शुरू होता है। 25% कोयला रिजेक्ट मानकर अडानी इन कोयला खदानों से निकालता है। जो राजस्थान के करोड़ों भाइयों को सस्ती बिजली के लिए दिया गया था, वो कोयला अडानी निकालता है 25% कोयला। और जो कोयला राजस्थान के बिजली पावर प्लांट के लिए, राजस्थान के पावर प्लांट के लिए रिजेक्ट माना जाता है, खूबसूरत और अच्छी बात यह है कि अडानी वही कोयला अपने बिजली के प्लांट में इस्तेमाल करता है।
समझ गए आप कितना बड़ा भ्रष्टाचार है? इस पे कोई मोदी जो सरकार ने जांच नहीं करी? सरकार के लिए, राजस्थान के पावर प्लांट के लिए रिजेक्ट है, वो अडानी के पावर प्लांट के लिए यूजफुल है। भ्रष्टाचार ये है। और इसमें 25% अगर कोयला बेचने की अनुमति मिल गई तो मतलब 250 मिलियन टन कोयला अडानी बेचेगा। 250 मिलियन टन कोयला अब से लेके और जब तक ये पूरा कोयला निकलेगा उसके हिसाब से रेट का अगर अनुमान लगाए तो ये करीब लगभग 50,000 करोड़ रुपए का कोयला है। इसके अलावा मजेदार बात सुनिए, जो खत्म कह के मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा। राजस्थान को कोयला की खदान इसलिए दी गई दीपक जी कि सस्ते में कोयला निकालो, सस्ते में बिजली बनाओ। लेकिन कोल इंडिया राजस्थान की सरकार को बिजली बनाने के लिए कोयला देता है 2,000 रुपए टन, और अडानी राजस्थान का ही कोयला निकालकर राजस्थान की ही सरकार को जो कोयला देता है वो देता है 2,300 रुपए टन। ये आपके राजस्थान के दर्शकों को और करोड़ों दर्शकों को समझना चाहिए कि कोल इंडिया से 2,000 रुपए में कोयला मिल रहा है, और अडानी जो राजस्थान सरकार के लिए आवंटित कोयला खदान से कोयला निकाल रहा है वो 2,300 रुपए टन कोयला दे रहा है। और हर साल कितनी सप्लाई करनी है? लगभग 15 मिलियन टन कोयले की सप्लाई करनी है अडानी को राजस्थान सरकार। तो कभी 300 रुपए बढ़ा देता है, कभी 400 रुपए बढ़ा देता है, कभी 500 रुपए बढ़ा देता है। हजारों करोड़ का तो ये हर साल का घोटाला है। इसका भी अगर आप अनुमान लगाएंगे तो ये करीब 50,000 करोड़ रुपए का घोटाला है। लेकिन तो 1 लाख करोड़ रुपए अडानी को फायदा पहुंचाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश को धज्जियां उड़ाते हुए, अपने खुद के भारत सरकार के कानून को धज्जियां उड़ाते हुए फायदा पहुंचाया है। और देश के लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि आपको जो महंगी बिजली मिलती है उसका कारण भारत माता के पास संसाधन की कमी नहीं है, उसका कारण है नरेंद्र मोदी और अडानी का भ्रष्टाचार। अभी तो मैंने आपको एक्ट वगैरह दिखाया। ये चिट्ठी है एडिशनल सेक्रेटरी पावर, इनका नाम है विवेक कुमार देवांगन, भारत सरकार के। विवेक कुमार देवांगन जी चिट्ठी लिख रहे हैं कोल मंत्रालय को कि भाई अडानी जो है वो राजस्थान सरकार का कोयला निकाल रहा है रिजेक्ट के नाम पे। ये तो नियमों के विपरीत है, ये तो एक्ट के खिलाफ है, तो बहुत गलत है। इसकी थॉरो इन्वेस्टिगेशन कीजिए। और यही नहीं रुक रही है चिट्ठी, इसको मैं अभी आपको भेजूंगा, आपके दर्शकों को दिखाइएगा जी। इस चिट्ठी में यह भी लिखा हुआ है कि गुजरात सरकार के साथ अडानी ने 150 मेगावाट का बिजली सप्लाई का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, लेकिन जब गुजरात में बिजली का संकट था उस समय अपने पावर प्लांट से अडानी बिजली निकालकर अपने पावर प्लांट की बिजली पावर एक्सचेंज में महंगे दामों पर बेच रहा था और गुजरात को बिजली नहीं दे रहा था। जो लोग इस आदमी को भारत माता का लाल बताते हैं, जो कहते हैं अडानी का साथ इसलिए दो क्योंकि वो भारतीय है, आप मुझे बताइए ये तो गुजरात के लोगों का नहीं हुआ तो भारत के लोगों का कैसे होगा? अब मैं सवाल पे आ रहा हूं कि 13 तारीख से संसद शुरू हो रही है, फिर बजट पर बहस होगी, बजट का पार्ट 2 आप कह लीजिए। और मुझे ऐसी जानकारी मिली है कि अमित शाह ने एक मीटिंग करी और उसमें शायद ओम बिरला भी थे और राज्यसभा के चेयरमैन भी थे और तमाम लोग थे, और इस तरह की बात सामने आ रही है कि भाई अब इस बार किसी भी कीमत पर, चाहे कांग्रेसी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे संजय सिंह हो, चाहे टीएमसी हो, चाहे जो भी पार्टी हो, चाहे वो केसीआर केटीआर की पार्टी हो, किसी भी सांसद को अडानी का नाम नहीं लेने देना है। पिछली बार जिस तरह से आप लोग वेल में चले गए थे और आपने मोदी जी के सामने मोदी अडानी का, इस बार रोकने की तैयारी। तो मैं ये जानना चाह रहा हूं कि क्या आप लोगों ने कोई इस तरह का तय किया है या संजय सिंह की स्ट्रेटजी क्या है? ये आवाज उठेगी या ये आवाज कहीं ना कहीं दबा दी जाएगी? देखिए दीपक जी, मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि मैं कोई दूध पीता हुआ बच्चा नहीं हूं, और एक संसद सदस्य के रूप में मेरे क्या अधिकार है मुझे मालूम है। ये बहुत बड़ा महाघोटाला है और इस महाघोटाले को संसद से लेके सड़क तक मैं उठाता रहूंगा। उसके जो भी जोखिम है वो भी उठाता रहूंगा। किसी डॉक्टर ने नहीं बताया मुझे राजनीति में आने के लिए। राजनीति में अपनी मर्जी से आया हूं और इसके जो संकट, जोखिम, जो परेशानी होती है उसको झेलता हूं। इन्होंने मुझे नोटिस दिया है, एक नहीं 3 नोटिस दिया है, प्रिविलेज का नोटिस दिया है। अरे भाई, इस देश के जनता के
करोड़ों लाखों रुपए डूब रहे हैं, लाखों करोड़ रुपए डूब गए, और अभी भी आप हमें प्रिविलेज का नोटिस दे रहे हैं। मतलब अगर मैं एक सांसद के तौर पे ये नहीं पूछ सकता कि भाई करोड़ों लोगों का पैसा LIC में डूब रहा है, SBI में डूब रहा है, सरकार जवाब दे, JPC बनाए, भ्रष्टाचार की जांच कराए, तो मैं किस लिए संसद हूं? मैं किस लिए सदन में गया हूं? आप विशेषाधिकार का नोटिस भेज रहे हैं। भाई मैं सांसद हूं, अगर सदन में गया हूं तो जनता के मुद्दे को उठाने के लिए गया हूं ना। आप कहते हैं हम बाधित कर रहे हैं सदन। अरे भाई अपनी तनख्वाह बढ़ाने के लिए बाधित कर रहे हैं क्या? बंगला लेने के लिए बाधित कर रहे हैं क्या? इस देश के करोड़ों लोगों ने जो पैसा LIC में लगाया है, बेटी की शादी के लिए, मकान बनवाने के लिए, बीमारी के लिए, पेंशन के लिए, बुढ़ापे की, उनका पैसा डूब रहा है और प्रधानमंत्री जी को जवाब देना पड़ेगा। अब दोस्तों, संजय सिंह ने जो सवाल उठाए हैं, जो कागज़ पत्थर उन्होंने इकट्ठा किए हैं, वाकई उनके सवालों में गंभीरता है, बड़े संगीन आरोप हैं जिसका जवाब आसानी से मोदी जी दे नहीं पाएंगे संसद में या कहीं भी किसी अदालत में। और संजय सिंह को लेकर मैं कहूँगा कि वो एक किसी पार्टी के सांसद MP नहीं है। वो आज की तारीख में मुझे एक खोजी पत्रकार लगते हैं जो कम से कम गोदी मीडिया के दौर में जो पत्रकारिता शून्य हो गई थी, सवालों वाली पत्रकारिता, कम से कम संजय सिंह उसी का रोल निभा रहे हैं। बहरहाल देखते हैं कि इसमें क्या होता आगे आगे। जो नया खुलासा हुआ है संजय सिंह ने, उसका क्या हर्ष होता है, क्या निष्कर्ष निकलता है। लेकिन एक और अहम बात, अडानी का क्या होगा, मोदी जी का क्या होगा। और जिस साल G20 की मोदी जी सदारत कर रहे हो, आप सोचिए, कल्पना कीजिए, अमेरिका के प्रेसिडेंट इस साल के आखिर में देश में होंगे, दिल्ली में होंगे। चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग हमारे देश में होंगे। दुनिया का हर बड़ा नेता देश में होगा और मोदी जी सदारत कर रहे होंगे। और मोदी जी की कोशिश होगी कि कॉरपोरेट ताकत को सामने रखा जाए इन बड़े बड़े नेताओं के आगे, देश के आगे। और उसी समय अडानी जो नंबर 1 कॉरपोरेट जिसको बनाने की कोशिश थी मोदी जी की, उसी पे दाग लग गए, लांछन लग गए। तो मुझे लगता है कि इस शर्मिंदगी से बचने के लिए कहीं ना कहीं कोशिश होगी पिछले दरवाजे से अडानी को बचाने की, कि भाई किसी तरह से बचाओ, शर्मिंदगी से बचने के लिए अडानी को बचाओ। क्योंकि हमने देखा है कि जो भी राष्ट्राध्यक्ष आता है, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर अगर आते हैं तो पहले वो जाके अडानी जी से मिलते हैं। चाहे वो इजिप्ट के प्रेसिडेंट हों, सदर हों, वो अगर मोदी जी के पास आते हैं 26 जनवरी के दिन और राष्ट्रपति के साथ सलामी देते हैं, तो इजिप्ट के प्रेसिडेंट बाकायदा फ़ोटो खिंचवाते हैं अडानी जी के साथ। तो जो भी राष्ट्राध्यक्ष आता है उसको अडानी जी से मिलवाया जाता है। तो अब अडानी को कैसे सामने रखेंगे, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। तो कोशिश तो सरकार करेगी, लेकिन ये जो साहब हैं चंद्रचूड़ साहब, ये एक दीवार बन के खड़े हो रहे हैं मोदी जी के। तो ये भी मुझे लगता है सिलसिला, इसको भी देखना पड़ेगा। और जो भी डेवलपमेंट्स होंगे मेरी कोशिश होगी कि मैं आपके साथ शेयर करूं, साझा करूं, मैं आपको बताता रहूं। और मेरी आपसे गुजारिश सिर्फ ये है कि इस वीडियो को आप शेयर करिए, क्योंकि गोदी मीडिया इस तरह के सच को दिखाती नहीं है आज के दौर में। तो वीडियो को शेयर करिए, फेसबुक पे शेयर करिए, व्हाट्सएप पे शेयर करिए, अलग अलग प्लेटफॉर्म पे शेयर करिए, ट्वीट करिए इस स्टोरी को, कि लोग देखें कि पर्दे के पीछे आखिर हो क्या रहा है। क्या वाकई मोदी जी फंस रहे हैं? क्या वाकई अडानी जी फंस रहे हैं? क्या वाकई कोई सांसद है जो सबूत जुटा के सामने रख रहा है? क्या वाकई राहुल गांधी हिम्मत कर रहे हैं? क्या वाकई विपक्ष घेराव कर रहा है? या वाकई कोई अदालत में आदमी है जो पंच परमेश्वर बन सकता है, इंसाफ दे सकता है इस मुल्क को? इन सब चीज़ों के लिए इस वीडियो को शेयर करिए। तो ये आज की बात थी। बेल आइकॉन क्लिक करिए, नोटिफिकेशन मिलेगा। और इस चैनल को भी सब्सक्राइब किया, अगर नहीं किया दोस्तों से कहिए, यार दोस्तों से कहिए, नातेदारों से कहिए कि भाई इस चैनल को देखें। तो बस यही मेरी आपसे गुजारिश है। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।